डियर चिल्ड्रेन, पिछले दिन आप एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ रहे थे, जिसमें आप दो प्रश्नों को पूरी तरह से समझ गए थे और हमें उम्मीद है कि आप हल भी कर लिए होंगे। इसके बाद आज तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। इसमें चर को पृथक करने का चरण बताना है और समीकरण को हल करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ए है 3n माइनस 2 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। यह आपका प्रश्न है। तीसरी का ए 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। इसमें चर को पृथक करना है। तो जो आप चरण अपनाएंगे चर को पृथक करना, तो 3n को पृथक यदि करें तो आप यह जानते हैं कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी में यदि किसी अंक का गुणा करें या भाग दें या जोड़ें अथवा घटाएं तो दोनों पक्षों में यह क्रियाकलाप करना पड़ेगा। अब हम 3n को यानी चर को पृथक करें तो 3n के साथ -2 है, तो इसका मतलब कि हम इसको 0 करें तो +2 कर दें। तो दोनों पक्षों में यदि 2 को जोड़ा जाए तो 3n पृथक होगा, लेकिन हम यहाँ 3 एक अचर राशि भी प्राप्त करते हैं। इसलिए 2 को जोड़ने के बाद यदि हम 3 से भाग कर दें तो चर पूरी तरह से पृथक हो जाएगा। तो आए चलें, अब यह अगला स्टेप करेंगे। चरण इसका लिख दें, चरण। इसका चरण क्या हुआ? चर को पृथक करने का दोनों पक्षों में 2 जोड़ें तथा 3 से भाग करें तो चर पृथक हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। यानी दोनों पक्ष में यदि जो 2 जोड़ दो 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। तो यदि मैं करूं 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2, तो यह बन जाएगा 3n का वैल्यू, ये दोनों कट जाएंगे 48 हो जाएगा। तो इस तरह से n का वैल्यू 48 इज बाई 3 16 आ जाएगा। लेकिन आपको इतना साल हमने किया, केवल आपको चरण बताना था, इतना ही। दोनों पक्षों में 2 जोड़ें तथा 3 से भाग करें तो चर पृथक हो जाएगा, इतना ही लिखना। अब समीकरण को हल करना था तो हमने समीकरण भी हल करके दिखलाया। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं समीकरण को हल, या 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। अब पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करना आपको आता है, आप जानते हैं कि अंकों को एक तरफ और व्यंजकों को एक तरफ करते हैं। इसमें 3n माइनस 2 है, दूसरे पक्ष में जाने पर यह -2 हो जाएगा, यानी 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2। तो 3n का वैल्यू 46
प्लस 2 मीन्स 48 हो गया। तो n का वैल्यू 48/3 इज इक्वल टू 16, जो आपको इस तरह से भी प्राप्त होता है। आपको जो आसान लगे उसे हल कीजिएगा उसी ढंग से। हमने एक बार फिर आपको बता दूं, 3n - 2 इज इक्वल टू 46 है, तो 3n का वैल्यू -2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू 46 + 2 हो गया, 3n इज इक्वल टू 48, देयरफॉर n इज इक्वल टू 48/3 इज इक्वल टू 16। अब इसका अगला खंड है बी, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। बी है 5n + 7 इज इक्वल टू 17। इसमें चरण बताना है। चर को पृथक करने के लिए जो चरण आप प्रयोग करेंगे, तो यहां लिखें चर को पृथक करने का चरण या चरण, क्योंकि इसने चर को पृथक करने के लिए ही आपको चरण पूछा था। तो 5n + 7 है। यदि हम 7 को घटा दें दोनों पक्षों से, और 5n है, फिर 5 का डिवाइड कर दें, तो दोनों पक्षों में 7 जोड़ दें और फिर 5 का भाग कर दें, तो चर पृथक हो जाएगा। यानी लिखें चरण इसका दोनों पक्षों में 7 घटाकर दोनों पक्षों से 7 घटाकर पुनः 5 से भाग किया जाए, तो चर पृथक हो जाएगा। चर पृथक हो जाएगा। अब देखिए, दोनों पक्षों से यदि हम 7 को घटाएं और फिर 5 से भाग कर दें, तो n जो है अलग आ जाएगा। तो ये तो आपका चरण हो गया। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, देखिए 5n + 7 इज इक्वल टू 17। हमने कहा दोनों पक्षों से 7 घटा दिया जाए, यानी 5n + 7 - 7 इज इक्वल टू 17 - 17, और फिर 5 से भाग कर दिया जाए, यानी इसमें भी 5 से भाग, इसमें भी 5 से भाग, तो 5 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10 और बटे 5 यानी 2। समीकरण को भी हल करके देखें दूसरे ढंग से, 5n + 7 इज इक्वल टू 17 है, यहाँ r या, तो यह कह सकते हैं कि 5n इज इक्वल टू 17 - 7 के, वही चीज आएगा। तो 5n इज इक्वल टू 17 - 7 मीन्स 10, देयरफॉर 5n का वैल्यू 10/5 इज इक्वल टू 2 आ गया। चाहे जिस तरह से भी आप हल करें, आंसर आपको एक ही प्राप्त होगा। तो यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल इसी प्रश्नावली का और इसी क्वेश्चन का देखें। बी को हल किया गया। अब सी है 20p/3 इज इक्वल टू 40। सी 20p/3 इज इक्वल टू 40। तो इसको चर पृथक करने का चरण क्या अपनाएंगे, आप देखिए, बटे 3 है। यदि हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा करें
और फिर 20 का भाग कर दें तो चर पृथक हो जाएगा। अब यह है चर को पृथक करने के लिए चरण। चर को पृथक करने के लिए चरण। तो चर को पृथक कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में 3 से गुणा करके, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे, पुनः 20 से भाग देंगे। यानी दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दें और 20 से भाग कर दें तो चर पृथक हो जाएगा। अब समीकरण को देखो कैसे हल करते हैं। 20p/3 इज इक्वल टू 40। तो कह सकते हैं तिर्यक गुणा करेंगे 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3k यानी 120। तो देयरफॉर p का वैल्यू आ जाएगा 120/20 यानी 6। चर पृथक हो गया। यह समीकरण भी हल हो गया। अब है इसी का d 3p/10 इज इक्वल टू 6k। 3p/10 इज इक्वल टू 6। यह क्वेश्चन नंबर 3 का d था। 3p/10 इज इक्वल टू 6। इसमें चर को कैसे पृथक करेंगे? देखिए, चर को पृथक करने के लिए देखिए 3p/10 है इज इक्वल टू 6 है। तो यदि हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दें, क्या कर दें? 10 का गुणा कर दें तो यह 10 समाप्त हो जाएगा, यह 60 बन जाएगा। फिर 3 से यदि भाग कर दें तो p बिल्कुल पृथक हो जाएगा। तो इसके लिए चर को पृथक करने के लिए चरण देखिए। चर को पृथक करने का चरण। तो चर को पृथक करने का चरण, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करके 3 का भाग दिया या दिया जाएगा या भाग देंगे तो चर पृथक हो जाएगा। देखिए अब इसका समीकरण कैसे हल हो रहा है। 3p/10 इज इक्वल टू 6। तो 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 10 तो यह हो जाएगा 60। देयरफॉर p का वैल्यू 60/3 मीन्स 20। इस तरह से यह प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ और आप समझ भी गए होंगे। अब देखिए समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सीधे समीकरण। अभी समीकरण भी हल किया जा रहा था, चर को भी पृथक किया जा रहा था। इससे आसान यह क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा जिसमें केवल समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 का ए 10p इज इक्वल टू 100। 10p का वैल्यू है 100। तो समीकरण हल करिए। p का वैल्यू क्या होगा? n ऑफ इजी 10p इज इक्वल टू 100 है।
देयरफॉर P इज इक्वल टू 100/10k सो दैट P इज इक्वल टू 10 प्राप्त हुआ। आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब है B, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। B 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100k। तो अब देखिए पक्षांतर करेंगे, अंकों को एक तरफ और व्यंजकों को एक तरफ ले जाएंगे। तो जब अंकों को एक तरफ करेंगे तो यह बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में आएगा, धन 10 है तो दाहिने पक्ष में आकर के ऋण 10 बन जाएगा। तो इस तरह से 10p का वैल्यू हो गया 100 माइनस 10k, यानी 100 माइनस 10 मीन्स 90k। देयरफॉर P इज इक्वल टू 90/10 इज इक्वल टू 9। इस तरह से 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 से P का वैल्यू निकल गया 9। अब आए C, क्वेश्चन नंबर 4 का C है p/4 इज इक्वल टू 5। p/4 इज इक्वल टू 5k है। तो देखें p/4 यानी p का चौथाई 5 है, तो p का वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 into 4 वर्टिकल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p का वैल्यू निकल आया 20k। अब है D, माइनस p/3 इज इक्वल टू 5 है। D माइनस p/3 इज इक्वल टू 5, माइनस p/3 इज इक्वल टू 5k है। तो इसी तरह से जैसे C आपने लगाया, वर्टिकली मल्टीप्लाई, माइनस p का वैल्यू 5 into 3 हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा 15। देयरफॉर p का वैल्यू 15 माइनस है तो यह -15 हो जाएगा। माइनस p का वैल्यू 15 तो p का वैल्यू -15, बिकॉज माइनस p मीन्स -1p है, यानी -1p से डिवाइड करेंगे तो -15 आ जाएगा, या माइनस से डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा। बिकॉज प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो भी माइनस, प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो भी माइनस ही होगा। तो इस तरह से -p का वैल्यू आ गया -15k। अब है E है 3p/4 इज इक्वल टू 6k। E देखें 3p/4 इज इक्वल टू 6, तो 3p/4 बराबर है 6 के। उसी तरह से तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 6 into 4k, तो यह आ जाएगा 24। देयरफॉर p इज इक्वल टू 24/3 का वैल्यू आ गया 8, तो p का वैल्यू निकल गया 8k। अब अगला है 3s इज इक्वल टू -9। 3s इज इक्वल टू -9, यह f है। अगला खंड f का था। 3s इज इक्वल टू -9k है, तो बड़े ही आसानी से आप हल कर सकते हो। देयरफॉर s इज इक्वल टू -9/3 इज इक्वल टू -3k। समझ में आ गया होगा। अब है G, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण लग रहा है। 3s प्लस 12 है, 10 नहीं। 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के है। यह
क्वेश्चन नंबर 4 का जी है। 3s + 10 = 0। तो अब इसमें पक्षांतर करेंगे, दाहिना पक्ष बाएं या बायां पक्ष दाहिने करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसमें हम दाहिने पक्ष की तरफ बाएं पक्ष को ले जाएंगे +12 को, तो यह 3s = 0 - 12 हो जाएगा। 3s का वैल्यू 0 - 12। अब आप हल कर सकते हैं, तो 3s का वैल्यू -12 हो गया, देयरफॉर s का वैल्यू -12/3 = -4 मिल गया। इस तरह से g आपका प्राप्त हुआ। 3s का वैल्यू -12, देयरफॉर s का वैल्यू -4। अब है 3s = 0, h में पूछा गया है। 3s का वैल्यू 0 है, तो s का वैल्यू क्या होगा? 3s आप जानते हैं 0 में किसी राशि का गुणा करें अथवा भाग दें तो 0 ही प्राप्त होगा। तो 3s का वैल्यू 0 है, देयरफॉर s = 0/3 मीन्स 0। इस तरह से h भी हल हुआ। अब आइए i, 2q का वैल्यू 6 है। i 2q = 6 के, तो 2q का वैल्यू 6 है, देयरफॉर q = 6/2 मीन्स 3 हो गया। तो q का वैल्यू 3 प्राप्त हो गया। एनफ इजी, समझने में जरा भी आपको कठिनाई नहीं होगी। 2q का वैल्यू 6, देयरफॉर q = 6/2 = 3। अब है j, 2q - 6 = 0। 2q - 6 = 0, यह j है। 2q - 6 का वैल्यू है 0 को, तो 2q का वैल्यू 0 + 6 आ जाएगा। दूसरे साइड में जब इसको राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। लेफ्ट से राइट में जा रहा है, -6 था +6 हो गया, तो 2q का वैल्यू आ गया 6 के, देयरफॉर q = 6/2 मीन्स 3 के हो गया। तो इस तरह से q का वैल्यू आ गया 3। अब है इसी तरह से k है जो आप आसानी से लगा सकते हैं, और 2q + 6 = 0, तो दूसरे साइड में जाकर के -6 हो जाएगा, तो 2q का वैल्यू -6 यानी q का वैल्यू आ जाएगा -3 के। ठीक ऐसे ही था, चिन्ह को परिवर्तित कर दिया। देखें, इसे भी मैं लगा दे रहा हूं कि 2q + 6 का वैल्यू 0। इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करके रखा गया था। 2q + 6 = 0, देयरफॉर 2q = 0 - 6 हो जाएगा। तो 2q का वैल्यू आ जाएगा -6, देयरफॉर q का वैल्यू आ गया -6/2 -3 आ गया। अब इसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 का अंतिम सवाल है यल, जो दिया है 2q + 6 = 12, बस एक है 2q + 6 = 12। आप ये जान चुके हैं कि जब पक्षांतर करेंगे दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे अंकों को, या बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यह बन जाएगा 2q = 12 - 6, यानी यह 6 हो गया, देयरफॉर q = 6/2 मीन्स
3 आ गया। तो इस तरह से Q का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ। यह प्रश्नावली यहीं पर पूरी हुई और हमें उम्मीद है आप सभी सवालों को अवश्य ही हल कर जाएंगे।